मित्रों नमस्कार आप सभी को। आप अभी जोश नीट जेआरएफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको पता है कि बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको लेकर के मैंने चर्चा परिचर्चा बहुत ही विस्तृत ढंग से करने की शुरुआत किया था। उसी सिलसिला को उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का, जो आपको पता है कि तारीख भी उसकी तय हो चुकी है। यानी 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच जो डेट अनाउंस किया गया है, उस डेट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उसी हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए जो मेरा आज का चौथा कक्षा है, यानी इससे पहले ऑलरेडी 3 कक्षाएं हो चुकी है, उसमें आदिकाल जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिसके टाइम ड्यूरेशन बात करेंगे तो 10 से 50 से लेकर 1375 के बीच में होता है। इस कड़ी में हम अपभ्रंश काव्य को देख रहे हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे जोश नेट जेआरएफ चैनल पे ऑलरेडी पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी आपको मिल रही है, फ्री ऑफ, वो भी कैसा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पेपर 1 का भी कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है और पेपर 2 का हिंदी साहित्य का भी कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको, यूनिट वाइज मिल रहा है, यहाँ तक कि पीवाईक्यू के साथ मिल रहा है। तो कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा। आज पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कक्षा में हम लोग गोता लगाएंगे। इसलिए गोता लगाएंगे क्योंकि इनकी कक्षाएँ इतनी बेहतरीन होती है कि इनमें गोता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है जोश नीट जेआरएफ का प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक एक क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। ऑल यूनिट हिंदी साहित्य का मिल जाएगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टॉक भी मिलेगा, साथ ही पीवाईक्यू के साथ भी मिल जाएगा। साथ ही आपको मैं और बता दूं, पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, सारे चीज़ ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाइए और एक बार एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए, देखना प्रारंभ कीजिए। मन तो आपको कैसे लगेगा पता चल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब जानते हैं कि काल विभाग जो मेरा चल रहा है, इसमें आपको ये भी पता होगा कि आदिकाल जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। सबका टाइम ऑलरेडी एक एक करके विभाजित किया हुआ है। इसी के प्रक्रम में हम लोग आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जहां मैंने आपको बता रखा था कि साथी जब अगले कक्षा में आएंगे हम, तो आपको नए एक आचार्य से रूबरू कराने का मौका मिलेगा आपको, जिनका नाम है जैनाचार्य मेरुतुंग। तो जैनाचार्य मेरुतुंग कहते हैं, इन्होंने 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि, क्या है, प्रबंध चिंतामणि, ये पुस्तक का नाम है, इसको याद रखिए, VVI करके रख लेना है। प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ जो भोज प्रबंध है, क्या है, भोज प्रबंध है, कि ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश की जो है पद्य भी उद्धृत है। ठीक है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज, आपको पूछा जा सकता है कि जो भोज प्रबंध है राजा भोज से संबंधित है, इसके चाचा का नाम क्या है, तो चाचा का नाम क्या है, मुंज। क्या नाम है, मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने अब जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, क्या है, तैलंग देश पर, किस पर चढ़ाई की, तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलब, क्या नाम है, तैलब ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहां ले गया था। वहां उसके साथ तैलब की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। अक्सर आप देखिए कि जब एक किसी का बंदी होता है, बंदी को भी वहाँ के लोगों से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसको इतनी आज़ादी दी जाती थी। तो वो जो राजा तैलब थे, वो राजा तैलब को जो है, जब मुंज ने जब तैलब देश की चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलब ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांध कर रखा था, और वहाँ उसके तैलब की बहन, क्या नाम है, मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए क्या लिखा हुआ है।
झाली तुट्टी की नाम्यू किम न हुए छरपुंज हिंदी दोड़ी बंधियू जिम मकर तिमुंज, यानी टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, छारपुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। यानी कहने का मतलब जो डोरी में बंधा हुआ मुंज, राजा मुंज जो है वो बंधा हुआ है बंदर के जैसा, लेकिन वो घूम रहा है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए मुंज कहता है, मैं आपको हिंदी पढ़ के बताता हूँ। मुंज कहता है, हे मृणालवती गए हुए यौवन को ना पछता, यदि सरकारा सौखंड हो जाए तो भी यह चूड़ी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच वार्तालाप है। फिर यह कहता है कि जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता, हे मृणालवती विघ्न किसी को ना घेरे, विघ्न किसी को ना घेरे। फिर बाद में कहता है कि बाह छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूं, क्या अर्ज है, क्या हर्ज। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। क्या है? मुंज रूठा है। दोनों के बीच की प्रेम प्रसंग की वार्तालाप है। अक्सर जानते हैं प्रेम प्रसंग की वार्तालाप अपने में बहुत ही अनोखा होता है। यह जन्म व्यर्थ गया, न सबूठों के सिर पर खग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी को गले लगाए। ठीक है, ना गोरी या सुंदरी को गले लगाए। तो ये इस तरह की बातें हो रही है। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अभ्रंश मेरी भाषा में मिलते हुए हैं। आपको पता है जो मात्र 12 में से 10 पुस्तकें ऐसी थी जो कुल मिलाकर क्या थी, आपको वीर गाथा काल से थी। इसी कारण से विद्याधर के इस नाम, अब देखिए नए आगे, विद्याधर इस नाम के एक कवि ने, इसका नाम क्या है? विद्याधर। इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद लिखा है जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य जो प्राकृत पिंगल सूत्र है, क्या नाम है? प्राकृत पिंगल सूत्र है, में मिलते हैं। ये यहां पर ये लिखा हुआ है ये चीज का। ठीक है, लिखा है यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी क्या है? 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। ठीक है, सारंगधर एक नए कवि आगे को, क्या नाम है? सारंगधर। सारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ, सारंगधर जो है इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। उन्होंने सारंगधर पद्धति, क्या नाम है? सारंगधर पद्धति, इसको लिख लेना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया था, अपना परिचय भी दिया था। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव, क्या है? हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव भी थे। क्या नाम है? राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास, ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। क्या नाम है? सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीरदेव जो है संबत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अंततः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संबत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। अब यहां कहता है कि सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए। उदाहरण के लिए श्रीमल्लदेव, क्या नाम है? श्रीमल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। क्या है? यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उनके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो नाम का मिलता है। क्या मिलता है? हम्मीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृतिक पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों में, उदाहरणों में मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासो
के ही है, अतः कुछ ऐसे पद नीचे दिए गए हैं। ढोला मारिय ढेली मह, मुच्छी मेच शरीर पुर जज जला, मति बर चलियो वीर हमीर। ठीक है, इस तरह की रचनाएं मिल जाता है। अब आगे चलते हैं। अब ये कहता है क्या कि दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्री बर जजर को करके वीर हमीर चले, चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया, धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासनी ले गए, विपक्षों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। इसी को लेकर के आगे बात करते हैं कि दृढ़ सनाह पहले वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा, हमीर शाही का वचन लेकर तारों को नभपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर चन्न, पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जजलर कहता है कि हम्बीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूं। क्या कहता है? मैं क्रोध से जल रहा हूं। सुल्तान के सिर पर खग मतलब तलवार, खग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग से जाऊं। क्या कहता है? मैं स्वर्ग को जाऊं। ठीक है, इसी प्रकार आगे कहते हैं कि चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तरफरा उठी, मेरुमंदर की चोटियां कंपित हुई, गजयूत के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र हाँ कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। ठीक है, अब कहता है कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। क्या होती है? अपभ्रंश की रचनाएं यही समाप्त होती है। ठीक है, यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति की बात करेंगे तो विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा की भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय उस अपभ्रंश का स्थान देव भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज गियर्सन, क्या नाम है? जॉर्ज गियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का नाम भी प्रशस्ति पद्धति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये लिखी हुई है विद्यापति की। किसका है? विद्यापति की। ये नाम याद रखना है, खासकर बिगिनर्स को बहुत गौर से ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिनकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह, कहाँ के राजा? तिरहुत के राजा। यहाँ जो दरभंगा मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं उसमें तिरहुत की बात कर रहा हूँ। राजा कीर्ति सिंह के बिहार में कि वीरता, उदारता, गुणग्राह्यता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा की पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छय्यब, छंद, गाथा आदि छंदों में लिखा किया गया था। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। क्या है? पूर्वी अपभ्रंश है। ये भी याद रखना है, पूर्वी अपभ्रंश है। इनमें क्रियाओं आदि से पूर्वी अपभ्रंश कहाँ बोली जाती है? बिहार बंगाल में। ठीक है, इनमें क्रियाओं आदि से बहुत से रूप क्या है? पूर्वी है। नमूने के लिए उदाहरण लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको कुछ लाइनें पंक्तियां लिखी हुई है। दूसरी विशेषता विद्यापति का अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा, क्या है? प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है, उसमें जैसे इस प्रकार की टकसाली अपभ्रंश है। ठीक है, अब यहां कहता है कि अपभ्रंश के बारे में कि अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनमें इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती है। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार हो गया, नगर है, विद्या है, वचन है, जिसे प्रचलित शब्द भी औवार, नौर, विज्जा, वर्ण बनाकर ही रखे जाते थे। कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ेंगे ये, खास करके ये पुस्तक को मतलब पढ़ ही रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, ये आपको, ये किताब एक ऐसा किताब है जो, इसका मैंने शुरुआत में भी तुलना किया था, आप एक प्रकार का महाकाव्य से तुलना कर सकते हैं इस किताब को। खासकर किसके लिए? यूजीसी नेट पढ़ने वाले छात्रों के लिए, जिसके पढ़े बिना
आपके अंदर वो गहराई नहीं आ पाएगा, वो सब्जेक्ट की पकड़ नहीं आ पाएगी। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जासू तासू ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बरकरार बराबर चलते रहे। विशेषण विशेषक के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों के से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृतिक की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बन ग्यूं न झोड़ी गए यौवन को, न झुर गए न यौवन को न पस्ता। जब ऐसे उदाहरणों साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब तक यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा में से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों शब्द का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द का प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ठीक है, ध्यान देने पर यह बात भी रक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर क्या हो गया, अधिक प्रवृत्त हो गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। क्या है? सारंगधर के पदों में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपको देखने को मिल गया कि अगर संदर्भ के तौर पे कुछ पुस्तकें आपके सामने दिख रहा है, ये पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो यूजीसी नेट के एग्जाम्स है, तो यूजीसी नेट के लिए तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ने का कैसे क्या तरीका रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है क्या, जब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे तो हम लोग नए सिरे से एक नए प्रक्रम पढ़ेंगे। वो प्रक्रम का नाम होगा प्रक्रम 3। अपने अपभ्रंश काव्य को देख लिया, अब पढ़ना क्या है? देश भाषा काव्य। क्या पढ़ना है? देश भाषा काव्य। इसमें वीर गाथा काल तो कहते ही है इसको, 1050 से लेकर 1375 के बीच में। लेकिन पढ़ेंगे प्रकरण 3, जो इससे पहले पढ़ा था अब तक आपने, काव्य भाषा। ठीक है, अपभ्रंश काव्य भाषा, और अब पढ़ना है देश भाषा काव्य। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में नए ऊर्जा के साथ। जोश बना के रखिए, जोश मेंटेन रखना। इसीलिए आपके अपने चैनल का नाम क्या है? जोश नीट जेआरएफ, क्योंकि बिना जोश का, बिना ऊर्जा का कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।